सब लोगों को मेरी नमस्ते। आज हम अपनी योग की कहानियों में एक और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। और जैसे हमने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था मियामोतो मुसाशी की कहानी, वही हम आज कर रहे हैं। और अब पापा आप सुनाओ। थैंक यू युग। आज जैसा हमने आपको पहले प्रॉमिस किया था, जापान के एक महान योद्धा और बहुत बड़ी समुराई वॉरियर, एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक लेखक की कहानी सुनाते हैं, मियामोतो मुसाशी। मियामोतो मुसाशी ऐसा वॉरियर कहा जाता है जो जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारा किसी से भी, और उसने बहुत सारे अपने समय के बड़े बड़े योद्धाओं को जाके चैलेंज किया, उनके साथ युद्ध किए और उन सारी बैटल्स में वो हमेशा जीता। और उसके बाद उसने अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट भी किया। तो इट मेक्स हिम ए ग्रेट वॉरियर एंड ही ऑल्सो रोट अबाउट स्ट्रेटजी, एक थिंकर, हम कह सकते हैं, एक फिलोसोफिस्ट और एक राइटर। उनकी एक बुक है, जब आपको अब टाइम मिले तो पढ़िएगा, द बुक ऑफ 5 रिंग्स, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के अलग अलग अनुभवों को शेयर किया है कि क्या था जिसने उन्हें हमेशा जिताए रखा। What makes a warrior win over everyone? तो ये है मियामोतो मुसाशी की कहानी। जो मियामोतो है वो उनके गांव का नाम था जिसमें वो पैदा हुए थे, और वो एक योद्धाओं के परिवार में ही पैदा हुए थे। स्वॉर्ड्समैन क्लैन था। तो उनके पिता थे, वो भी एक वॉरियर थे, और उनका बचपन का नाम था बिनोसुके। और वो बिनोसुके मियामोतो कैसे बने? क्योंकि जब उन्होंने अपनी किताब लिखी द बुक ऑफ 5 रिंग्स, उसमें वो अपना नाम मुसाशी ही रखते हैं। और ये माना जाता है कि मुसाशी नाम का एक मंक था जिससे उन्होंने शिक्षा ली थी, और फिर मुसाशी का शिष्य बनने के बाद उन्होंने अपने आप को मुसाशी कहा था, और मियामोतो उनके गांव का नाम था। तो असल में ये छोटा सा बच्चा जो बिनोसुके था, वो अपने उसने की जो शुरू में पहले ट्रेनिंग हुई थी वो अपने पिता से ही हुई थी। उसके पिता का नाम था मुनिसाई, और वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनका एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन होते थे, और वो पूरा परिवार खानदान ही ऐसा होता था। तो जब तक मुसाशी 7 साल के थे तब तक तो उनकी शिक्षा हुई उनके पापा से। उसके बाद शायद से उनके पिता किसी युद्ध में मारे गए थे या उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बारे में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और जब 7 साल के हुए तो फिर उनकी ट्रेनिंग उनके अंकल थे, थोड़े दिन के लिए उन्होंने की, लेकिन वहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग बहुत थोड़े दिन के लिए हुई। मियामोतो पैदा हुए थे 1584 में, यानी कि 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 1584 में। और थोड़े दिन जब उनके पिता के बाद उनके अंकल ने उनकी ट्रेनिंग की, तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे एक योद्धा था, बहुत बड़ा सा बहादुर, और उस टाइम पे ओपन चैलेंजेस होते थे। ओपन चैलेंजेस ऐसे कि जो योद्धा होते थे वो जाके ओपन चैलेंज रख देते थे कि मैं, या तो मुझे सबसे बड़ा स्वीकार कर लो, नहीं तो मुझसे आके युद्ध करो। और जो मुझसे युद्ध करेगा, या तो युद्ध में ऐसा होता था कि लोग मारे ही जाते थे, हराना नहीं होता था, क्योंकि जापानी लोग जो होते थे वो अपने ऑनर को, अपने प्राइड को बहुत सीरियसली लेते थे। और उसका रीज़न भी है, क्योंकि अगर जापान की आप जियोग्राफी देखोगे तो बहुत छोटा सा देश है,
पहाड़, ऊंचा नीचे, दर्रे, और ऐसे में आपको अपने आप को बचाए रखने के लिए फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ता है। तो उसी के रहते चलते बहुत सारे छोटे छोटे कबीले जैसे होते थे, क्लैंस होते थे, वो होते थे। उनके जो योद्धा होते थे वो अपनी आर्ट में हर एक चीज़ में परफेक्शनिस्ट होते थे। जापान की लोगों की एक खास बात है कि वो जो भी काम करते हैं वो बहुत परफेक्शनिस्ट होके करते हैं। हर काम को बहुत अच्छे से करना, उसमें सालों साल लगाते हैं और अपना संयम भी रखते हैं। और उसके बाद जब वो मास्टर कर लेते हैं किसी आर्ट को, तो फिर उसको वो आगे और ज़्यादा अच्छा परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही वो जो मुसाशी 13 साल के थे, तो वो एक योद्धा था, उसका नाम था हियोगो, सॉरी नहीं, उसका नाम था अरिमा केही। और उसने आके दीवारों पे हर जगह पोस्टर लगवा दिए थे और चैलेंज कर दिया था कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, और या तो मुझे सबसे बड़ा योद्धा स्वीकार कर लो, और नहीं तो जो नहीं करेगा वो यहाँ पे अपना नाम लिख दे और मेरे साथ आके युद्ध करे। तो मुसाशी बचपन से थोड़े से बहुत डेयरिंग थे और स्ट्रेटजिस्ट भी थे, और वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे थे। तो 7 से 13 साल तक, यानी 5 साल तक उन्होंने 7 साल तक तो अपने पिता के साथ ट्रेनिंग की थी। उसके बाद तो थोड़े दिन के लिए अपने अंकल के साथ की थी। उसके बाद वो चले गए थे कहीं पे, जो तभी बताते हैं कि उन्होंने जो मुसाशी नाम का मंक था उसके सानिध्य में रह के 5 साल तक उन्होंने मेडिटेशन की, बुद्धिज़्म की, इसकी कैलीग्राफी की, लिखने पढ़ने की, और बहुत सारी शिक्षाएं ली थी, और साथ में स्पोर्ट्समैन की भी। तो मुसाशी ने जाके अपना नाम लिख दिया अरिमा के चैलेंज बोर्ड पे कि भी मैं करूँगा। और जब उसके अंकल को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा, अरे यार ये तो इतना छोटा बच्चा है, 13 साल का बच्चा, ये कैसे उससे युद्ध करेगा, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। तो उन्होंने जाके जो योद्धा था अरिमा, उसको कहा कि देखो माफ़ करो तुम इसको, कि भाई ये तो छोटा बच्चा है, इसने नादानी में आके ऐसे चैलेंज कर दिया, तुम उसे माफ़ कर दो, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं करेंगे हम। अरिमा ने कहा, नहीं, अब तो मेरा ऑनर बचाने के लिए 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो सब के सामने आके मुझसे माफ़ी मांगे और कहे कि मैं जीत गया हूँ, या फिर वो मेरे साथ आके युद्ध करे। और युद्ध में आपको पता ही है कि एक ही जो जीतता है वही जिंदा वापस लौटता है, और अगर मारा गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये कोशिश नाकाम होगी। अरिमा भी ना माने और मुसाशी भी नहीं मान रहा है। युद्ध का दिन आ गया, जिस दिन तारीख तय थी। युद्ध के दिन में उसके अंकल जो थे वो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे बीच में कूदना ही पड़ेगा, और उनकी है उसको बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मारा जाएगा। तो उधर अरिमा खड़ा है और उसके अंकल आगे हैं उसकी वजह मुसाशी। उन्होंने कहा कि मुसाशी नहीं आएगा, मुसाशी नहीं लड़ेगा, और उधर अरिमा है। वो उसको बचाने की, मना करने की कोशिश करे, उधर से मुसाशी ने चार्ज करते हुए, चिल्लाते हुए उसके ऊपर चार्ज कर दिया कि नहीं, तुम मुझसे युद्ध करो। और ऐसा हुआ कि वो जो मुसाशी थे वो अपना, जिसको बोलते हैं किल जोन, वो अपना टारगेट बहुत अच्छे से पहचानते थे, और कहाँ पे उन्हें वार करना है ये भी पता था। और उसके साथ में वो बहुत अलग तरीके से युद्ध करते थे। वो पहले ना जो दुश्मन होता था उसकी कमज़ोरियाँ, उसको सारी चीज़ें देख लेते थे, और उसको यही चीज़ें उनको दुनिया बाकी सब लोगों से अलग बनाती थी, क्योंकि प्रैक्टिस तो और भी बहुत लोग करते थे, लेकिन क्या था कि मुसाशी हर बार जीत जाते थे। तो जैसे ही आया तो उसका ध्यान तो डिस्ट्रैक्टेड था जो दूसरा योद्धा था अरिमा का, और इसी बीच आके मुसाशी ने उसको एकदम ललकारा और तुरंत उसको उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो दोनों में युद्ध हुआ, और उस जैसे मुसाशी ने सबसे पहला वार उसके माथे पे किया, बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में, खटाक, और वो एक ही वार में ढेर हो गया अपनी तलवार से।
अब इससे मुसाशी के एकदम से सब लोग चौंक गए कि अरे इतने छोटे से बच्चे ने और हिमाक जैसे बड़े योद्धा को हरा दिया। और ये तो बड़ी अचरज की बात थी। और मुसाशी होता था कि उसके बाद ना ज़्यादा शोशा नहीं करता, दिखावा नहीं करता था, वो अपना काम करता, युद्ध करता और चुप रह के वो चले जाता था फिर। हाँ, शो ऑफ नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो और उसके बाद उसकी बड़ी चर्चा होने लगी। उसके बाद उनका अगला बैटल हुआ जब वो 16 साल के थे। वो फिर से अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया मुसाशी। अगला जो बैटल था उनका, वो एक ऐसे ही क्लैन था, स्पोर्ट्समैन्स का क्लैन, उनके साथ था। अब मुसाशी की एक बात बहुत मशहूर थी कि वो हमेशा बहुत लेट आता था। और लेट क्यों आता था? क्योंकि जब क्योंकि फिर जब वो जब वो जो लोग वेट कर रहे होते थे वो बहुत गुस्सा हो के वो उनका माइंड क्लियर नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे जाकर गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। और वो हमेशा बाउट में ये चीज़ में आते थे। हाँ, तो मुसाशी अपने एनवायरनमेंट को, उन्हें सिर्फ ये नहीं था कि तलवारबाजी से या अपनी लड़ाई से काम था, वो हर चीज़ को बहुत गहराई से स्टडी करते थे, बहुत गहराई से, हवा को, पानी को। और अपनी बुक ऑफ 5 रिंग्स में भी उन्होंने यही लिखा है। और ये देखते थे कि ह्यूमन नेचर को भी बड़े अच्छे से स्टडी करते थे। तो उनकी ख़ास आदत थी, वो हमेशा लेट आते थे बहुत। और लेट आने के कारण जो दूसरे योद्धा होते थे वो बहुत वेट करते करते फ्रस्ट्रेट और परेशान हो चुके होते थे। और उससे क्या होता था, वो अपना मेंटल फोकस लूज़ कर चुके होते थे। जब आप गुस्से में होगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे, तो आप गलतियां ज़रूर करोगे, अपना फोकस लूज़ कर दोगे। और उसी चीज़ का फ़ायदा मुसाशी उठा लेते थे। तो मुसाशी आए 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद आने सामने वाला तो एकदम भन्नाया बैठा था। अरे यार, एक तो इतना लेट आया है और इसको तो मैं आते ही बस अभी सबक सिखाता हूँ। तो आए और आते ही जो दूसरा योद्धा था चिल्ला के गुस्से में कि तुमने हमें पागल समझ रखा है, हम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जब नहीं लड़ने की हिम्मत है तो हार क्यों नहीं मान लेते हो, और अपने आप को बड़ा तलवार, इधर आप, मैं सिखाता हूँ तुझे सबक। वो ऐसे भागने लगा उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और मुसाशी तो उसी चीज़ का वेट कर रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे थे कि ये कैसे अटैक करेगा, ये जंप करेगा या करेगा। और वो मुसाशी एक ही बार में फाइट ख़त्म कर देते थे। कोई बहुत लंबी चौड़ी लड़ाइयाँ नहीं चलती थी, कुछ सेकंडों में ही लड़ाई ख़त्म कर देते थे। एक तो तलवार जो हैं जापान की, वो उनको कताना बोलते हैं, और भी कई तरह की तलवारें हैं, समुराई स्वॉर्ड्स, लेकिन उनकी ख़ास बात ये होती है कि वो हाथ से बनाई जाती थी और स्टील को बार बार फोल्ड करके और बहुत मजबूत और बहुत तेज़ धार तलवार होती थी। और उनका एक बार ही काफ़ी होता था आदमी को ख़त्म करने के लिए। अभी भी होती हैं, अभी भी आप जाओगे जापान में तो आपको ऐसे तलवारें, बहुमूल्य तलवारें मिल जाएंगी। और उनको बनाने के बाद टेस्ट भी ऐसे करते, बैम्बू होता है ना बड़ा, उस बैम्बू को एक झटके में वो पूरे तलवार काट देती थी, बड़े से बैम्बू को। अगर उसने बिल्कुल कागज़ की तरह पूरे बैम्बू को, बड़े बैम्बू को काट दिया तो मतलब तलवार सही है, रेडी है यूज़ करने के लिए। तो ऐसे मुसाशी तो एक ही वार में ऐसा वार करता था कि आदमी ख़त्म हो जाता था, मर जाता था। तो उसने उस योद्धा को भी मार दिया। अब उसके जो परिवार वाले लोग थे, उसका जो भाई था, वो लोग तो मुसाशी से बहुत चिढ़ गए और उन्होंने उसको मारने का प्लान बनाया कि अब हमें कैसे भी करके मुसाशी को मारना है। क्यों मारना था? क्योंकि उसने उनके जो बड़ा था भाई, उसको हरा दिया ना, उसको मार दिया था युद्ध में। अब युद्ध होना था तो एक तो मरना ही था। लेकिन वो उन्होंने सोचा कि एक एक तो काबू में नहीं आएगा, हम इसको घेर के मारते हैं, इसको चीट कर कैसे तब मारेंगे। उन्होंने वही प्लानिंग बनाई और उन्होंने उसको मुसाशी को दोबारा चैलेंज के लिए बुला लिया 1 महीने बाद। उन्होंने कहा कि, और वो पहले ही वहाँ पे 8-10 लोग थे जो कि झाड़ियों में छुप के बैठ गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुसाशी आएगा तो हम उसको चारों तरफ से घेर लेंगे और चारों तरफ से घेर के उसको यहीं पे मार देंगे आज। अब मुसाशी ने क्या किया, वो बिल्कुल
उल्टा करते थे, जैसे कोई कभी कोई एक्सपेक्ट भी ना करे, और जिससे सामने वाले को एकदम अचंभे से अचानक से चकाचौंध कर देते थे, जिससे वो सरप्राइज हो जाता था। मुसाशी हमेशा क्या आदत थी, देर से आता था। अब की बार मुसाशी 3 घंटे पहले आके बैठ गया छुप के। और बाकी सब लोगों को पता था कि मुसाशी तो लेट आएगा। वो आए आधा 1 घंटा पहले, 8-10 लोग, और वह झाड़ियों में छुप के बैठ गए। उन्होंने कहा मुसाशी तो लेट आएगा भाई, जब तक कुछ खा पी लो, और जिसको अगर अपना शूशू पॉटी करना है या फ्रेश होना है तो कराओ, क्योंकि फिर हमें छुप के बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही वो लोग आए तो मुसाशी तो पहले तैयार बैठा था उनके लिए। मुसाशी ने एकदम से बाहर निकल के जंप करके उनको ललकारा। अब जैसे ही ललकारा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम ये बहुत खतरनाक, और वो सारे एकदम से मुसाशी के ऊपर टूट पड़े। पहले ये था ना कि उसको घेरा बनाओ, ताकि अगर पीछे है तो कोई पीछे से वार करे, कोई आगे से करे, तो उसको आप फिर भी पकड़ सकते या मार सकते थे। और वो सारे एकदम से टूटे। तो मुसाशी ने क्या किया, वो ऊपर से आ रहे थे, मुसाशी एक लाइन में गया सीधा, और नीचे झुक के कमर के बल झुकता हुआ, और ऐसे एक तलवार लेके अपनी उनके चीरता चला गया। तो उसने 8 के 8 लोगों को पेट से चीर दिया एक ही बार में, और वो सारे वहीं पे ढेर। तो जब तक लोग आए कि युद्ध की शुरुआत होगी, तब तक तो युद्ध खत्म भी हो चुका था। तो ऐसे सेकंड्स में ही खत्म कर देता था। और उसकी परिवार, किसका? मियामोतो मुसाशी के। मियामोतो मुसाशी के पिता तो मैंने बताया कि जब वो 7 साल के थे तब मर गए थे, और माँ भी इनकी नहीं थी शायद से, वो तो छोटी थे तभी मर गई थी। उनके अंकल ने जब वो क्या बोलते हैं, हाँ, युद्ध हुआ था अकीरा के साथ, तो उसके बाद से वो इंडिपेंडेंट ही रहने लगे थे, क्योंकि वो बंद के रहने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्हें था कि मुझे और भी सीखना है, और भी सीखना है, और भी चीज़ें मास्टर करनी है। लेकिन उसको तो फिर वो किससे लड़ा 8 लोग? जो वो दूसरे लोग थे, जो क्लैन था, जो स्वर्ड्समैन का क्लैन था ना, जिसके बड़े भाई को उन्होंने पहले मारा था, जो सबसे बड़ा योद्धा होता था, उसको, वो उसके परिवार के लोग थे। तो ऐसा होता था कि जो एक पूरा ऐसे क्लैन होता था, क्लैन का एक लीडर होता था जो सबसे शक्तिशाली योद्धा होता था, और वही बैटल में सबको चैलेंज करता था, जैसे एक मास्टर हो। और मास्टर के बाद फिर उसके छोटे मास्टर या बच्चे या भाई बड़े जो लोग होते थे वो होते थे। तो उसने वो पूरा क्लैन ही एक तरह से सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया मुसाशी ने। अब इसके बाद तो मुसाशी की तो चर्चा भाई पूरे जापान में हर जगह होने लगी कि यार ऐसा अजब योद्धा है कि 10-10 लोगों को एक ही साथ हलाल कर देता है, मार देता है, और अभी तक तो कोई भी उसे हरा नहीं पाया है। तो जब उसके नाम के चर्चे होने लगे, तो और जो अलग अलग एरिया के, जैसे क्योटो में एक बड़ा अच्छा योद्धा था, उसने उसको बुलाया ड्यूल के लिए, और उसके पास मुसाशी 2 तलवार लेके पहुंच गया, क्योंकि वो योद्धा जो था वो एक अलग तरीके का बड़ा सा अजीब सा हथियार यूज़ करता था। जैसे कि चेन बंधी होती थी, चेन के आगे एक गोला होता था, और गोले पे कांटे ऐसे लगे होते थे, जिसे वो दूर से ही फेंक के मार देता था। मतलब वो अपने आप पास किसी को आना ही नहीं देता था 20-30 मीटर के दायरे में। अब ऐसे कैसे लड़ोगे आप, इसे कैसे जीत सकते हो, है ना? क्योंकि जब तक आप पास पहुंचोगे ही नहीं तो आप कैसे मारोगे उसे। और उसने तो अपनी परफेक्शन बना ली थी, बड़ी सी चेन रखता था 20-30 मीटर दूर तक की, और चेन को घुमा के उसके आगे वो इतना बड़ा सा लोहे की बॉल होती थी, उसके ऊपर कांटे वैसे स्पाइक्स निकले होते थे, और जहाँ भी लगे आदमी वहीं पे ख़त्म हो जाता था, है ना? तो और उससे वो भी किसी से नहीं हारा था। अब उसने मुसाशी को चैलेंज कर दिया कि अगर ऐसा है मुसाशी तो मुझसे लड़के दिखाए। मुसाशी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसको पूरा स्टडी किया कैसे इसको हराया जाए, क्या किया जाए। अब हर बार मुसाशी अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता था, इसलिए जो मुसाशी की सबसे पहली किताब है, जैसे ब्लफ नहीं, स्ट्रेटेजी यानी कि तरीका, जो आप है कि किसी चीज़ को, काम को करने का तरीका। और मुसाशी की जो पहली किताब थी वो ऐसी ही थी कि 35 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर
शायद यही नाम इस तरह था, 35 स्ट्रेटजीज समथिंग, जो कि बाद में कंबाइन होकर एक बड़ी किताब बनी, द बुक ऑफ 5 रिंग्स। तो यहाँ पे मुसाशी ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि उसने 2 तलवारें ले ली। अक्सर एक तलवार से लड़ता है आदमी, एक बहुत बड़ी तलवार और एक छोटी तलवार। अब किसी को समझ नहीं आया कि आज से पहले तो किसी को 2 तलवारों से लड़ते देखा नहीं था कि ये 2 तलवारें, और आपका एक हाथ ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या तो राइट या लेफ्ट, है ना। आप राइट से लड़ोगे या लेफ्ट से लड़ोगे। और फिर अक्सर जो तलवारें होती थी, जो जापानी तलवारें, वो दोनों हाथों से पकड़ के चलाई जाती थी ताकि आपको स्ट्रेंथ प्रिसीजन पूरा मिले। अब यहाँ मुसाशी आ गया 2 तलवारें लेके, एक बहुत बड़ी सी तलवार और एक छोटी तलवार। अब किसी के समझ ना आए, उसने भी वही किया। वो क्या करता था, मुसाशी छुप छुप के जब वो प्रैक्टिस करता था आदमी, दूसरा योद्धा, तो उसके सारे मूव्स देखता था कि ये किस स्पीड से, कितनी देर में, कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसका स्टेमिना है। उसने उसको पूरा ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और फिर उसने अपना एक माइंड मेकअप किया। युद्ध का दिन आ गया। युद्ध में उसने तो वही अपना चेन घुमाई, भाला घुमा के मारा। तो मुसाशी, जो अक्सर लोग होते थे क्या, पीछे हट जाते थे बचने के लिए, है ना, तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाते थे। मुसाशी डिफेंसिव के बजाय अटैक मोड में गया। अटैक मोड में आते ही उसने क्या किया, जैसे वो उसने भाला वो अपना घुमाया, उसको पता था कि घुमा के इसको 2-3 चक्कर के बाद ये तीसरे, चौथे, 5वें में फेंकेगा उसको, और मुसाशी को टारगेट बना रखा है। अब जैसे उसने घुमाया तो मुसाशी दौड़ पड़ा उस योद्धा की तरफ, बजाय उससे दूर बचने के, और दौड़ पड़ा। तो उसने क्या किया कि काफ़ी सारा रास्ता कवर कर लिया, और उस योद्धा ने भी उसकी तरफ फेंका बड़ी ज़ोर से। उसको भी, वो भी अपने फील्ड में माहिर था। जैसे गया तो मुसाशी साइड हो गया कि, और उसने जो उसकी चेन थी ना, उस चेन को अपनी बड़ी तलवार क्या केड़ा, और उसको चेन के आगे बड़ी तलवार को उड़ा दिया कि उसके बाद वो खींच लेता था उसको वापस, और खींच के फिर से अटैक करता था। तो उसमें ऐसे जैसे वो क्या हुआ, तलवार अड़ा दी तो बड़ी तलवार में वो चेन ऐसे घूम गई और उलझ गई, जिससे कि उसको वो खींच ना सके। और तब तक दौड़ता मुसाशी उसके पास पहुंच चुका था, और छोटी तलवार से उसने जाते ही सीधा उसका गला चीर दिया। खत्म लड़ाई। सी, तो ऐसी अजीब अजीब तरह से मुसाशी युद्ध करता था। और फिर एक और जो बड़ी फेमस बैटल है, एक और योद्धा था जो कि बहुत बड़ी सी एक तलवार होती थी, उसने उस पर मास्टरी हासिल कर ली थी। उस टाइम पे बहुत सारे योद्धा अलग अलग तरह के हथियार बनाते थे और उन पर मास्टरी हासिल कर लेते थे। और जापान के योद्धा थे, उन्होंने गन्स को यूज़ करने से या तीरों को यूज़ करने में वो शर्म महसूस करते थे कि जैसे तो आप छुप के किसी पे भी वार कर सकते हो, अगर आपको ऑनर से लड़ना है तो आपको ऐसे 1-on-1 बैटल ही करनी चाहिए। अब ये बड़ी मज़ेदार लड़ाई थी। तब तक तो मुसाशी के नाम के डंके बज चुके थे और वो कोई किसी से हारा नहीं था, और ये योद्धा था, इसने उसको चैलेंज कर दिया। उसकी भी बड़ी कीर्ति थी, बड़ा मान था कि भाई ये भी इतनी बड़ी तलवार से इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया है। लेकिन उधर मुसाशी के नाम के भी डंके बजते थे कि जिसने वो चेन वाले योद्धा को हरा दिया तो इन दोनों का युद्ध तो देखने लायक होगा। चैलेंज हुआ, चैलेंज मुसाशी ने एक्सेप्ट कर लिया। और मुसाशी एक बात का बहुत ध्यान रखता था हमेशा कि ही वॉज नेवर टू बी टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि जैसे उसने अपने पहले बैटल में दूसरे लोगों को एकदम से सरप्राइज अटैक से मार दिया था ना, 8 लोगों को, ऐसे ही वो कहता है कि मुझे कोई सरप्राइज से ना पकड़ ले। वो हमेशा सतर्क रहता था। तो उसने कहा कि बैटल तो होगी लेकिन ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे एक आइलैंड पे रखें। उस आइलैंड पे चारों तरफ तो पहाड़ी थी, एक और बीच था, और बीच के पीछे समंदर था। तो उसने कहा कि यहाँ पे करेंगे, बीच पे। और वो ये इसलिए करना चाहते थे कि कोई पहले से छुप के ना बैठा हो, कोई एकदम से सरप्राइज से ना पकड़ ले। और मुसाशी की पुरानी आदत लेट आने की। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मुसाशी आए ना। 3 घंटे होने के बाद हजारों की भीड़ जुटी हुई है, देख रहे हैं, पर मुसाशी फेमस था लेट आने के लिए। 3 घंटे बाद देखते हैं एक छोटी सी नाव थी। छोटी सी नाव में एक कोई उसका जो वो था नाव चलाने वाला वो था, और उसके साथ में
मुसाशी आया, सर पे बड़ा सा तौलिया बांध रखा, सड़े हुए कपड़े पहन रखे, और ऐसा लग रहा है जैसे वो ड्रंक है। हाँ, उसने शराब पी रखी है बहुत सारी, और स्टिंकिंग सा। सब लोग बड़े हैरान कि यार ये क्या आदमी है ये ऐसे कैसे करता है, बड़ा अजीब इंसान है। तो जैसे ही वो आया तो वो जो दूसरा योद्धा था वो तो ऑलरेडी ही बहुत बनाया हुआ था, बहुत परेशान था। उसने आते ही कहा कि मुसाशी, आज तू यहाँ से बच के वापस नहीं जाएगा। वो कहता है, अरे भाई तू क्या लड़ने आया है या बात करने आया है, लड़ेगा भी? अभी कहते ही वो जो दूसरा योद्धा था, उसका नाम था शायद से कोरीजो, क्या नाम था योगी उसका, आपको भी याद नहीं, कोजीरो नाम था शायद से उसका। उसने अपना तलवार निकाली मयान में से बड़ी सी, और तलवार, वो जो मयान था जिसमें तलवार डालते हैं, वो धरती पे फेंक दिया एकदम से। तो वो बोलता है, तूने मयान क्यों फेंका? वो बोलता है कि इसके बाद, तुझे मारने के बाद ये तलवार कभी यूज़ नहीं होगी मुसाशी। आज तुझे मार के इसके बाद मैं इस तलवार को मयान में नहीं रखूँगा, मैं इसको ठांक दूंगा। मुसाशी समझ गया कि ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, कि ये तो गुस्से में है। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए मुसाशी ने क्या दिया था, उसने उसकी देख लिया कि भाई इतनी लंबी तलवार है और इसकी यही है, इसके पास स्पीड भी है, इसके पास पावर भी है, और ये पास तो जाने नहीं देगा। और उसकी छोटी तलवार थी। उसके साथ में मुसाशी अपने हाथ में नाव का चप्पू ले आया, जिसके साथ नाव चलाते हैं, लकड़ी का बड़ा सा। अब दोनों दौड़े, एक दूसरे के साथ दौड़े, और एक दूसरे को आँख में आँखें मिला के देखे जा रहे हैं कि कौन कब कैसे मूव करेगा। और मुसाशी ने उसको पहले एंग्री कर दिया था, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसके दौड़ने लगा। दौड़ा तो वो दूसरा योद्धा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। फिर एक टाइम पे आके एकदम से मुसाशी उछला, और उधर से दूसरे योद्धा ने भी उछल के ऊपर से वार करने लगा। तो दूसरे योद्धा ने भी तलवार चलाई, और जैसे उसने तलवार चलाई तो उसकी तलवार मुसाशी ने जो सर पे बड़ा सा तौलिया बांध रखा था उस पे लगी, और उसको वो तौलिया काट दिया। और आगे से मुसाशी के सर से वो तौलिया गिर पड़ा, और ऊपर से जो मुसाशी उछला था तो उसने वो बड़ा सा चप्पू उठाया, और इस बार तलवार के बजाय चप्पू को सीधा सर में मारा, टन, और लड़ाई खत्म। यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने इतना बड़ा कर दिया अपने सर को कि उसका जो एम था उसे पता था कि वो कहाँ लेगा, माथे पे या सर के आसपास लेगा। तो उसने उसको इतना बड़ा बना दिया कि उसका एम तौलिए की तरफ गया, और वो तौलिया तो कट गया, कट तो उसका सर भी सकता था, बट ही ऑल्सो गॉट लकी, दे वी कैन से, या फिर उसकी स्ट्रेटेजी थी, जो भी था। और उस तलवार से बड़ा क्या हो सकता था? चप्पू ही था, जिसके ऊपर कोई शक भी नहीं करता। सबको लगा कि ये तो लड़ाई तो करेगा तलवार से, लेकिन उसने चप्पू उठाया और चप्पू सर में मारा, और लड़ाई खत्म। और उसके तुरंत बाद मुसाशी मुड़ा, नाव में बैठ के वापस चला गया, रुका नहीं वहां पे। तो ऐसे मुसाशी कभी किसी से हारा नहीं, कभी भी। उसके बाद ये वो 30 साल तक लगभग ऐसे ही लड़ता रहा बहुत सारे। उसके बाद किसी ने कोई मुसाशी को चैलेंज नहीं करता था। फिर मुसाशी ने बहुत सारा लिखना, पढ़ना, मेडिटेशन किया। उसके बाद उसने अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार ये क्या चीज़ें हैं जिससे कि मैं कभी हारा नहीं हूँ। तो फिर उसने अपनी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। वो कैलीग्राफी करता था, और फिर भी अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता रहता था, तलवारबाजी की। फिर उसने अपनी किताबों को लिखा, और बड़ी अच्छी अच्छी कोट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो सिखा के गए हैं, जिन किताबों को आज भी मिलिट्री में और कॉरपोरेट सेक्टर में उसकी स्ट्रेटजी को, उसकी बातों को सिखाया पढ़ाया जाता है। और जो बुक ऑफ 5 रिंग्स हैं उसमें उसने 5 एलिमेंट्स का, मैं आपको मोटा मोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, मेंशन किया है। पहला तो वो बोलता है वे ऑफ स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी क्या है, और आप स्ट्रेटजी को जीवन के हर पहलू में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेन थीम लेते हुए पहली जो बुक है वो है द बुक ऑफ लैंड, जो मेन उसने एलिमेंट लिए कि आप हर चीज़ से सीख सकते हो।
द बुक ऑफ लैंड में उसने धरती के एलिमेंट्स के बारे में बात की है। धरती के एलिमेंट्स कैसे? आप वो कहता है कि आप हर चीज़ से सीख ले सकते हो। हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ें छुपी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मिट्टी दिखाए, एक मान लो पत्थर दिखा दिया या मिट्टी को उठा दी थोड़ी सी, और वो पूछे मिट्टी जिंदा है या मरी हुई है, मुर्दा है, तो आप क्या कहोगे? मिट्टी में जान थोड़ी होती है। लेकिन अगर उसी मिट्टी में आप बीज डाल दो तो क्या होगा? पौधा उगाएगा। तो क्या हो, उसमें जान थी या नहीं थी? उस मिट्टी में पानी डाल दो तो कीड़े केंचुए आ जाते हैं, वो कहाँ से आ गई? ये बीज आप अलग रखो तो बीज नहीं उगा ना। अगर बीज मिट्टी में जब तक नहीं जाएगा तो नहीं उगेगा। तो ना तो बीज अपने आप में पूरा है और ना मिट्टी अपने आप में पूरी है, उसमें लाइफ है। अगर मिट्टी में लाइफ नहीं है तो उसमें से फूल पौधा पेड़ कैसे उग गए? उसमें केंचुए कैसे आ गए? उसमें कीड़े मच्छर कैसे हो गए? तो कोई तो एलिमेंट है ना जो कि हमें नहीं दिखता है। हम जो देखते हैं वो उससे बहुत गहरी चीज़ें होती हैं। जैसे धरती में ही मिट्टी में कितने सारे मिनरल्स छुपे होते हैं, लोहा है, तांबा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मिट्टी में ही छुपी हुई हैं। और उसी के साथ में मुसाशी हमें मैसेज देता है कि हमारे अंदर भी इसी तरह से बहुत गहराई बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि हमें मिट्टी की परतें हटा के अनकवर करनी पड़ती हैं। जैसे हम खान खोद के उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, सोना निकाल लेते हैं, लोहा निकाल लेते हैं, ऐसे ही हम अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। दूसरा, मिट्टी हमें स्थिरता दिखाती है कि ऑल्सो नीड टू बी प्रैक्टिस स्टेबिलिटी, कि आपका एक स्टेबल माइंड होना चाहिए। इसी के साथ मुसाशी अपनी दूसरी बुक पे ले आते हैं, द बुक ऑफ वाटर। वहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे माइंड लाइक वाटर होता है ना, कि जो आपका दिमाग है वो भी आपका पानी की तरह होना चाहिए। वहाँ पे वो कहते हैं, इनकी बड़ी फेमस कोट है कि लैंग्वेज डज नॉट एक्सटेंड टू एक्सप्लेनिंग द वे इन डिटेल, कि भाषा की अपनी कमियां होती हैं, वो एक चीज़ को बता नहीं सकती है। माइंड लाइक, जब पानी को देखो आप, पानी से क्या होता है कि वाटर हैज़ नो डजंट हैव इट्स ओन शेप। आप उसको जिस चीज़ में डालोगे वो उस तरह से ढल जाता है, और उस तरह से ढल के उतना डेलिकेट भी है कि उसको धो तो आपको स्वच्छता भी प्रदान कर देता है, लेकिन उसमें इतनी पावर भी है कि जब वो उफनता है तो सुनामी भी बना देता है। बहुत शक्ति होती है पानी में। तो ये भी बड़े मज़े की बात है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। आप सिचुएशन आने पे अगर शीतलता दे सकते हो तो आप विनाश भी कर सकते हो। आपके अंदर वो सारी पावर है, क्योंकि आप बूंद भी हो और समंदर भी हो, दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया द बुक ऑफ वाटर की। तीसरी बुक लिखते हैं द फायर बुक, कि जब आप युद्ध में होते हो तो यू नीड टू बी ऑन फायर। किसी से भी लड़ाई करो, मीनिंग ऑफ उसका मतलब ये कि आग क्या करती है, आग को जब तक फ्यूल मिलता रहता है वो जलती रहती है, और जहाँ पे आग लकड़ी होती है या गैस हो या उनकी वो कमज़ोरी होती है कि वो जल जाती है और उनको वो खाती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। यानी कि आप दुश्मन की अपने सामने वाले की कमज़ोरी पे ही फीड करो, वही आपकी ताकत है। जैसे आग की ताकत लकड़ी है, गैस है, और ये तभी हो सकता है कि जब आपको सामने वाले की कमियां पता हों, जब आप उसको ऑब्जर्व करो। जैसे उसमें जो चेन घुमा के लड़ रहा था योद्धा, उसने कमज़ोरी पकड़ ली थी और बजाय डिफेंसिव होने के वो ऑफेंसिव मोड में चले गए थे, अटैक करने लगे थे। तो द फायर बुक में कि आपको हमेशा एक अटैक मोड में रहना चाहिए और सामने वाले की कमज़ोरियों को ही आप अपना फ्यूल, अपनी ताकत बना सकते हो। तो ये एक कोर मैसेज हो गया द फायर बुक का। उसमें कहता है डिस्क्राइब फाइटिंग एज फायर। तो आप उसको उसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आग जला नहीं सकती, या एवरीथिंग कैन कोलैप्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप, चाहे वो बॉडी हो चाहे हथियार हो, और कोई फ़र्क नहीं, आप एक इंसान से लड़ रहे हो या 1000 से लड़ रहे हो, अगर आपका
माइंड स्टेबल है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हो, आपके पास स्ट्रेटजी है और आपकी तैयारी प्रैक्टिस अच्छी है और आप सामने वाले की कमियों को जानते हो, तो आप हरा सकते हो। फिर आ गया अगली बुक थी उनकी द विंड बुक। यहाँ पे उन्होंने पहले पृथ्वी ली थी, उसके बाद जल ले लिया, अब उन्होंने हवा ले ली। हवा के बाद में वो कहते हैं कि कोई भी प्री कंसीव नोशन नहीं रखना चाहिए। प्री कंसीव नोशन होता है कि आपको अपना एक संकुचित दायरा नहीं रखना चाहिए कि मुझे इसी तरह से काम करना है, यही है। क्योंकि हवा क्या होती है, हवा तो एकदम से अपना रुख बदल लेती है ना। जैसे अगर आप सेलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो हवा पता नहीं आपको कब अपना रुख बदल देगी, इधर से आएगी या उधर से आएगी, या ये करेगी या वो करेगी, कहाँ चली जाएगी, यू कैन नेवर से। और वो कहते हैं कि आपको ये इसी तरह से अपनी जो स्ट्रेटजी होती हैं उनको एकदम से अडेप्ट कर लेना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी लास्ट लड़ाई में कोजीरो के साथ किया था। अब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुसाशी एक नाव के चप्पू के साथ युद्ध कर सकता है और नाव के चप्पू से अटैक कर देगा। अब नाव का चप्पू तो वो ले आया, नाव में बैठ के आया कि ठीक है, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वही उसी को उन्होंने अपनी पावर बना लिया। तो इस तरह के मैसेज हैं उनके द विंड बुक में। और फिर आखिरी जो उनकी है द बुक ऑफ नथिंगनेस, जिसमें देखो डीप, कि अगर हमें जो दिखता है वो सारे एलिमेंट्स हैं वो बहुत डीप हैं। अब जैसे हम कह देते हैं कि पृथ्वी, जल, आकाश, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पे? जो हमारे सारे ग्रह हैं, जो हम अंतरिक्ष कह देते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं तो स्थित है ना। एंड दैट्स वेरी सेज, जब आप जीत जाओ तो उसकी खुशी मत मनाओ, वो मत करो, हमेशा जीत के वापस चल देते थे। देन you just need to be all those things. You need to be in a calm state and be in the nothingness, and that you can do by the practice of meditation. इस तरह से आप अपने माइंड को, जितने अपनी चीज़ें सीखी हैं, बिना वो सारी चीज़ें हटा के और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके, बहुत कुछ होता है। जैसे मिट्टी में उन्होंने एग्जांपल है कि मिट्टी में अगर जीवन छुपा है, मिट्टी में इतने सारे मिनरल्स छुपे हैं, तो वो आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि जब तक आप उनके पीछे भाग रहे हो या कर रहे हो। लेकिन इसी तरह से बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है, बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं और जिनके बारे में हमें आंसर नहीं है। एंड इन दैट इज कॉल्ड नथिंगनेस। और उसमें एक बात बोलते हैं कि जो आपको पता है कि जो एग्जिस्ट करता है, उससे आप ये नहीं कह सकते कि जो नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि रिसर्च करते हैं हम, रिसर्च में हम क्या करें, रिसर्च जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको हम दोबारा से ढूंढ रहे हैं कि ये उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है, ऐसे है वैसे, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब हमें थोड़ी पता है कि आसमान में कितने सारे और ग्रह हैं, कितने और सौरमंडल, कितने एलियन लाइफ, क्या क्या हो सकता है, समुद्र के अंदर क्या क्या हो सकता है। वी नो सर्टेन थिंग्स बट वी डोंट नो एवरीथिंग, दैट्स व्हाट ही मेंट। तो ऐसी उनके बहुत अच्छी उन्होंने शिक्षाएं हमें दी हैं। और उनको कंक्लूड करते हुए जब हम तो लास्ट में बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान मेरी स्ट्रेटजी सीखना चाहता है, मेरे से सीखना चाहता है, मेरे जीवन का अनुभव ले, तो एक काम उसे ज़रूर करना चाहिए, डू नथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़। कभी कुछ ऐसा मत करो जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, जिससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो, जिसका कोई काम नहीं है। आप अपना समय हमेशा उस चीज़ में लगाओ जिसमें कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं या पढ़ाई है या सीखना है या बैठ के सिर्फ मेडिटेट कर रहे हो। यू जस्ट इन नथिंगनेस, यू एक्सपीरियंसिंग दैट, यू लिव एवरी मोमेंट बाय एक्सपीरियंसिंग लाइफ। और वो कहते हैं कि हर चीज़ को आप गहराई से, उसकी गहराई में उतर के आपको समझना चाहिए और आपको अपनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए कि जो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसी को बहुत गहराई में अलग अलग तरीके से उसके पहलू सारी चीज़ें देख सको। और ये नहीं कि आप एक काम करो वो बहुत अच्छे से करो, लेकिन उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की पता हो, आपको खेती का पता हो, आपको हवा का पता हो, आपको नेचर का पता हो, आपको युद्ध का पता हो, और
उसका एक ही तरीका है किसी भी काम को करने का, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। और अपने चित्त में डिसऑनेस्टी मत रखो कभी। डू नॉट थिंक डिसऑनेस्टली, अपना मन चेतन शुद्ध रखो। तो ये उनकी कोर जो थी मैसेजेस थे। बहुत सारी हैं, बहुत बड़ा उनका लिटरेचर है, जिसको अगर आप जाओ तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। खैर, ये मेन मैसेज थे। फिर मियामोतो मुसाशी ने क्या किया, दूसरे लोगों को सिखाना शुरू किया। जब वो 60 साल के हो गए थे तो उन्होंने अपनी किताब भी लिखी। और जब वो मरे तो वो बताते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया था आखिर में। और कैंसर के बाद जब वो मरे भी तो ही डाइड विद प्राइड। जिस दिन वो मरे तो उन्हें पता था कि नाउ माई टाइम हैज़ टू कम टू लीव माई बॉडी। उन्होंने अपने कमर पे जो बांधते थे, पेटी जिसमें तलवार लगाते थे, वो बांधी, तैयार हुए, अपनी तलवार ली, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे हाथ में स्टिक थी उनकी जिससे वो, और एक घुटना रख के खड़े हुए। ऐसे इस पोजीशन में आए कि एक घुटना टिका हुआ और एक पैर उनका ऊपर है, जैसे कि योद्धा की पोजीशन होती है। और उसी पोजीशन में उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी, अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा था मियामोतो मुसाशी का जीवन, जो ऐसा योद्धा जो कभी नहीं हारा और अपनी ज़िंदगी के सारे अनुभव वो लिख के, वो मैसेजेस हमारे लिए, आपके लिए छोड़ गया, जिनको पढ़ के, जिनको समझ के, जिनको एक्सपीरियंस करके हम भी जी सकते हैं। और अपने किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपके एजुकेशन हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, आप हर एक चीज़ में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो और एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये थी एक अमर महान योद्धा मियामोतो मुसाशी की कहानी। गुड नाइट। युग तो सो गया कहानी सुनते सुनते, आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट।